हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के पीएसयू म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एसबीआई का पीएसयू म्यूचुअल फंड है ये आपके लिए कितना सूटेबल है, यानी कि आप अगर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसके हम बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिटर्न के ऊपर कि इसमें जो पास्ट में कितना रिटर्न मिला हुआ है, और इसका फिर हम डिटेल रिटर्न के एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम इसका पीयर कंपैरिजन देखेंगे, उसके बाद पोर्टफोलियो एलोकेशन भी इसका हम देखने वाले हैं, और इसके बाद इसका हम टॉप होल्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको पूरा रिव्यू देखना है तो ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको इन डेप्थ रिव्यू करने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। अगर हम बात करें इसके कुछ बेसिक डिटेल्स की, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है एसबीआई का पीएसयू म्यूचुअल फंड। अब देखिए, जैसा कि एसबीआई है इसको मैनेज कर रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड, और पीएसयू का मतलब ये होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसमें जो है एसबीआई ये इन्वेस्ट करके मैनेज करता है। अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनमें कि गवर्नमेंट का 50% या 50% से ज़्यादा का स्टेक होता है। अब देखिए, गवर्नमेंट का जो है इसमें स्टेक ज़्यादा होता है तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं इन कंपनीज़ में इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा ये भी है कि गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं तो लोगों का ट्रस्ट भी होता है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो जो है ये डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए इसमें लोग भरोसा भी करते हैं। और एसबीआई का म्यूचुअल फंड है तो इसमें और ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड की अभी करंटली एनएवी चल रही है, एनएवी 18 मार्च 2025 की अगर हम बात करें तो वो 31 रुपये 7 पैसे की है। और देखिए, डायरेक्ट ग्रोथ है तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो आता है उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.95%, और अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज की बात करें तो वो है 0.73%। मतलब कि अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसके कैटेगरी के एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। और देखिए, ये एक थीमेटिक फंड है, एक सेक्टोरल फंड है, मतलब सेक्टोरल फंड आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि एक थीम में इन्वेस्टमेंट करता है, पीएसयू में इन्वेस्टमेंट करता है, एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसलिए आप इसको सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड भी बोल सकते हैं। तो वहीं अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इसका जो फंड साइज है वो करीब 4150 करोड़ के आसपास है। और वहीं अगर इसका जो इन्वेस्टमेंट है इसकी कैटेगरी में देखें तो करीब 33.5% का इन्वेस्टमेंट आता है, यानी कि इसकी कैटेगरी में एसबीआई का जो पीएसयू फंड है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वहीं अगर हम बात करें इस फंड के रिटर्न्स की तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका एनुअलाइज रिटर्न रहा है पिछले 5 सालों में वो करीब 31.5% का रहा है। और आपने देखा होगा, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसमें जो है पिछले 6 महीने 1 साल में काफ़ी ज़्यादा इसमें रिटर्न निगेटिव में देखने को मिला है। 10 से 15% के, मतलब 10 से 15% इसमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। उसके बावजूद भी पिछले 5 सालों में इसने करीब 31.5% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो उसमें भी करीब इसने 33% का रिटर्न दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 3 साल में इसने 30.5% का रिटर्न दिया है, और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 29.5% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी इसने करीब 6% का रिटर्न दिया है, और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो पर करीब 1.5% का रिटर्न दिया है। आप 6 महीने और 3 महीने का भी रिटर्न का कंपेरिजन कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है जो मार्केट, जब इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो ज़्यादा गिर रहा था तो एनुअलाइज रिटर्न जो है इसका कम गिर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एसबीआई का जो पीएसयू म्यूचुअल फंड है अपने कैटेगरी के एवरेज से बराबर या उससे अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, जो इसमें गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, या फिर कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में, तो वहाँ पर देखिए इसके अगर हम क्वार्टरली रिटर्न का जो एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है वो 2020 के Q1 में हुई थी। यानी कि आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो वो Q1 के आसपास ही कोविड आया था, फरवरी मार्च के बाद, तो वो जो है 2019 का Q4 था, लेकिन जो है अप्रैल से जो है वहाँ पर Q1 लग गया था। तो 2020 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर -26% का रिटर्न दिया था, निगेटिव में था। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे कि मोस्टली हर क्वार्टर में ये काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म करता आया है। खाली अगर हम बात करें 2024 के Q4 की तो वहाँ पर इसने करीब -10% का रिटर्न दिया है। उसके बाद इसने जो है 2023-2024 के मोस्टली क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को यहाँ पर मिला हुआ है। तो वहीं अगर हम बात करें इसके बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस की
तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका मंथली सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 6 मई 2014 से 6 जून 2014 के बीच जो है इसका रहा, जो है बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। क्वार्टरली बात करें तो 23 फरवरी 2014 से 23 मई 2014 के उसमें क्वार्टर में इसने करीब 50% का रिटर्न दिया था, एक क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में ही। और अगर ईयरली की बात करें तो यहाँ पर इसने 3 जून से लेके 2023 3 जून 2024 तक एक साल में इसने करीब 115% का रिटर्न दिया था। और वहीं इसकी अगर हम वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 मार्च 2019 से 24 मार्च 2020 वही कोविड के समय की बात है, 24 दिसंबर से 2019 से 24 मार्च 2020 वही कोविड के समय की बात है। ये 23 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 इसने 32.5% का माइनस में रिटर्न दिया था। तो यहाँ पर आप वर्स्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो वही कोविड के समय ही आया था इसका वर्स्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद से इसने इतना ज़्यादा गिरावट देखने को कभी नहीं मिली है। तो वहीं अगर हम बात करें इसके एसेट एलोकेशन की, तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इक्विटी में ही इसका करीब 94.10% है। मतलब इसका मोस्टली जो ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसका इक्विटी में आता है। और डेट में बात करें तो नाम मात्र 0.12% का इन्वेस्टमेंट है। और अदर्स देखेंगे मतलब कि जो इसके ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसमें इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है 5.78% का है। तो वहीं अगर हम बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका सेक्टर एलोकेशन है, एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर करीब इसका 39% का रिटर्न, मतलब इसका एलोकेशन है एनर्जी में ही। और फाइनेंशियल की बात करें तो 28% के आसपास, यानी कि इसका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो एनर्जी और फाइनेंस में ही है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो 9.52% है। इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पर 8% का इसमें एलोकेशन है। वहीं मेटल्स और माइनिंग की बात करें तो वहाँ पर 6.3% का इसका जो है एलोकेशन आता है। और अदर्स देखें बाकी और अदर सेक्टर्स में करीब 9.5% का इसमें एलोकेशन है। वहीं अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो जायंट्स कैप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जायंट्स कैप में इसका करीब 34 से 35% का इसका एलोकेशन है। जायंट्स कैप मतलब कि जो टॉप 100 कंपनीज होती है मार्केट कैप के टर्म्स में, या आप ये बोल सकते हैं, या फिर टॉप 50 बोल सकते हैं। लार्ज कैप की बात करें तो वहाँ पर 51.41%, वही टॉप 100 की बात कर रहे हैं। और मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में फिर वही 11.5% का इसका एलोकेशन है। स्मॉल कैप में इसका नाम मात्र का ही करीब 2.5% का इसका एलोकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप में ही है, जायंट्स कैप में है, लार्ज कैप में है, मिड कैप में थोड़ा सा ही है। और अगर हम बात करें इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की, तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो SBI का म्यूचुअल फंड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है, उसमें ही इसका करीब 14% का जो है एसेट एलोकेशन है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 14% SBI में इसका इन्वेस्टमेंट आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करें तो वहाँ पर करीब इसका 10% है। गेल में बात करें तो वहाँ पर करीब 10% है। भारत पेट्रोलियम में बात करें तो वहाँ पर करीब 6.5% का है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 6.25% का है। NTPC की बात करें तो वहाँ पर भी करीब 5.25% का है। NMDC में 5% का है। बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 4% का है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इसका करीब 4% है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पेयर कंपेरिजन देखने वाले हैं कि जो अदर म्यूचुअल फंड के जो PSU फंड हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं SBI के अलावा यहाँ पर इनेस्को इंडिया का PSU फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ का PSU फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का PSU फंड है, क्वांट का PSU फंड है। तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल और क्वांट का जो PSU फंड है वो मतलब हाल ही में स्टार्ट हुआ है, अभी 1 साल का ही डेटा है हमारे पास। और अगर हम आदित्य बिरला इनेस्को इंडिया की बात करें तो उनका जो डेटा है वो 5 साल का ही डेटा है। मतलब अगर हम देखें तो सबसे ओल्डेस्ट फंड जो है वो SBI का PSU फंड है। ये 2013 में जो है डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। और 2010 की बात करें तो वहाँ पर रेगुलर प्लान इसका लॉन्च हुआ था, यानी कि 2010 से ये फंड एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 5 साल का जो रिटर्न रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो SBI का 31.5% है और आदित्य बिरला सन लाइफ का 34.5% है। और अगर 3 साल की बात करें, 3 साल में इस फंड को रिटर्न को किसी ने नहीं बीट किया है, चाहे इन्वेस्को इंडिया हो चाहे आदित्य बिरला सन लाइफ हो, दोनों ने करीब 28 से 29% का रिटर्न दिया है और इसने 30.5% का रिटर्न दिया है। और 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी इस फंड के रिटर्न को किसी ने बीट नहीं किया है। तो इसीलिए SBI का जो PSU म्यूचुअल फंड है ये काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो वहीं अगर हम बात करें इस फंड के मैनेजमेंट की, तो इसके जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है रोहित सिम्पी। ये SBI से 2011 से जुड़े हुए हैं और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है इक्विटी की जो एलोकेशन या फिर इक्विटी मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। 2018 से ये फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो 2024 से इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा ये काफ़ी और फंड भी मैनेज करते हैं, तो इसीलिए इस फंड का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इस फंड के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, तो आइए इसके हम रिस्क रेशियोज़ को देखते हैं, यानी कि ये टेक्निकल पैरामीटर्स पर कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है।
तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका रिस्क रेशियोज है, जो रिस्क रेशियोज होते हैं वो पिछले 3 साल के ऊपर एनालिसिस किया जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब होता है कि वो फंड जो है कितना वोलेटाइल है अपने कैटेगरी के पीयर्स के, मतलब अपने कैटेगरी के तुलना में अगर हम कंपेरिजन करें तो देखिए यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड डिवीजन आता है वो 22.24 है, और इसका जो कैटेगरी के एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 21.87 है। यानी कि ये फंड अपने कैटेगरी के एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा ही ज़्यादा वोलेटाइल है। वही अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा भी यही शो करता है कि ये फंड जो है कितना वोलेटाइल है, मतलब कि कितना जल्दी जो है अपने कैटेगरी के एवरेज से ऊपर नीचे करता है, मार्केट के जो है अप डाउन होते हैं। तो वहाँ पर देखिए जो ये फंड है ये हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसका जो बीटा है वो 0.98 है, और इसके जो कैटेगरी के एवरेज का जो बीटा है वो 0.97 है। मतलब कि जितना इसका कैटेगरी के एवरेज का बीटा है उतना ही इसका है, नाम मात्र का ही फर्क है। और अगर हम शार्प रेशियो की बात करें, देखिए अगर हम शार्प रेशियो की बात करते हैं तो शार्प रेशियो इसका 0.98 आ रहा है, और इसका जो कैटेगरी के एवरेज का शार्प रेशियो है वो 0.94 आ रहा है। अब देखिए जो शार्प रेशियो का मतलब होता है कि इस फंड ने कितना रिस्क फ्री रिटर्न दिया है। इस फंड ने 0.98% का रिटर्न दिया है रिस्क फ्री, इसके कैटेगरी के एवरेज ने 0.94% का रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, आप ये बोल सकते हैं। तो जो इसका शार्प रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है इसके कैटेगरी के एवरेज से। वहीं अगर इसके हम जेनसन अल्फा की बात करें तो जेनसन अल्फा भी जो इसका शो कर रहा है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब 1.08 वर्सेस 0.02, यानी कि इसके जो कैटेगरी के एवरेज का अल्फा है वो 0.02 है, और जो इस फंड का अल्फा है वो 1.08 है। यानी कि अपने बेंचमार्क की तुलना में, यानी कि अपने कैटेगरी के एवरेज की तुलना में इस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी के एवरेज से। मीन रिटर्न और ट्रेनर रेशियो भी इसी बात को शो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्क रेशियो का जो चार्ट है, रिटर्न और रिस्क के जो एक्स वाई इसका एक्सिस है वहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि वाई एक्सिस में रिटर्न है और एक्स एक्सिस में रिस्क है। तो रिस्क के साथ साथ इसका रिटर्न जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो कैटेगरी के एवरेज का है वो कहाँ पर लाई करता है, और जो इसका रिस्क रेशियो है वो वहाँ कहाँ पर लाई करता है। मतलब थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेके इस फंड ने अच्छा खासा इसमें रिटर्न भी जो है 2 से 3% अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आइए हम इसके टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल तक होल्ड करते हैं और उसके बाद जो है अपने फंड को रिडीम करते हैं, तो देखिए वहाँ पर आपको जो टैक्स लगने वाला है वो 12.5 यानी कि 12.5% का यहाँ पर आपको टैक्स लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक जो है कंडीशन ये है कि अगर आप 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप जो है 1.25 लाख का प्रॉफिट लेते हैं तो वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर आप 1.25 से ज़्यादा का 1.25 लाख से ज़्यादा का अगर प्रॉफिट लेते हैं तो उसमें 12.5% का टैक्स लगने वाला है। और वहीं इसको तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे। अगर हम आज हमने इस फंड को बाई किया, उसके 1 साल के अंदर इसको रिडीम कर लिया, यानी कि यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहाँ पर जो इसका फ्लैट टैक्स आता है वो 20% का है। तो वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर हम SIP की बात करें तो जो है मिनिमम SIP जो अमाउंट है यहाँ पर 500 रुपये है। तो वहीं अगर इस फंड के हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 महीने से पहले इस फंड से अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आपको 0.50% यानी कि आधा % का वहाँ पर आपको एग्जिट लोड देना होगा। और मैं अगर इस फंड के हम रिस्कोमीटर को देखते हैं तो देखिए इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मोस्टली 95% आपने देखा कि इक्विटी में होता है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाई रिस्क होगा यहाँ पर, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखिए अभी तक हमने इस फंड को ओवरऑल रिव्यू किया और यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और इसकी बेसिक डिटेल्स क्या हैं, इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ये इसने कैसा परफॉर्म किया है। और पिछले कुछ समय से इसने अच्छा खासा निगेटिव रिटर्न भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो 5 साल का रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए ऐसे में बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे होंगे इस फंड में, या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो गए। देखिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, देखिए यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरा कोई सजेशन है, ना ही मेरी कोई एडवाइस है। लेकिन अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम 5 साल का तो इन्वेस्टमेंट होरिजन होना ही चाहिए। उससे पहले अगर आप आएंगे तो वहाँ पर जो है आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पर आपको इजीली अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा। क्योंकि देखिए ये कंपनी ऐसी नहीं है कि यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट होगा, ये कंपनी ख़राब है।
यहाँ पर सारी गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज है, यानी कि जो गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टेक है मोस्टली कंपनीज में, या फिर कह सकते हैं कि सारी कंपनीज में जितने भी PSU की कंपनी है 25-26 स्टॉक इस म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आप लॉस में भी हैं, तो आप आराम से 5 से 7 साल रुकिए, आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम 1-2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, या फिर आप 1-2-3 साल के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप टाइम होराइजन को लेकर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लॉस होगा। आप इस फंड से बिल्कुल ही बाहर रहें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये इस फंड में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि इसका जो मेजर एलोकेशन है, या फिर कह सकते हैं कि ओवरऑल एलोकेशन है, वो इक्विटी में ही है। तो देखिए, अगर आपको इस फंड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तो मैं उसको लेकर ही एक वीडियो बना दूंगा इस फंड के ऊपर दोबारा से, कि ये फंड में अभी चल क्या रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।